मेरे साथ में आज जो टीम है दे आर स्पेशल इन द सेंस, मैं आपको इस हॉल की वैल्यू बताता हूं। अभी हमारे साथ में डीएसपी म्यूचुअल फंड विच इज 10th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया, उनके मैनेजर्स हैं। और डीएसपी म्यूचुअल फंड दोस्तों भारत का 10वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड। और आप गेस कीजिए कि कितने करोड़ रुपए पैसा डीएसपी म्यूचुअल फंड में लगा होगा, ताकि आप एक अंदाजा लगाएं कि क्या आज के सेशन का नेटवर्थ होने वाला है। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, क्योंकि आज बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होगी। कितने करोड़ रुपए का डीएसपी म्यूचुअल फंड होना चाहिए? और मैं सब जितने महानुभाव मेरे आसपास है मैं उनको बताना चाहूंगा, ये क्रीमेस्ट ऑफ द लॉट है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, स्टूडेंट्स हैं, और इनसे बेहतर पैसे की समझ मुझे नहीं लगता कि किसी और के पास होगी। और हमारे सारे टीचर्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी, दिन भर इस लाइन में इसी की बात चलती। पर आज ये मौका है जब हम खुलकर ही बात कर सकें। डीएसपी हैज अ नेटवर्थ ऑफ 2.25 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा जो दूसरी टीम हमारे साथ में है वो है कोटक म्यूचुअल फंड। कोटक म्यूचुअल फंड स्टैंड्स 5th लार्जेस्ट इन द कंट्री, और ये 5वां सबसे बड़ा भारत का फंड। और इसकी नेटवर्थ, इसको हम एयूएम बोलते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब अगर हम 100 रुपए की एसआईपी भी कर रहे हैं तो आपकी 100 रुपए की एसआईपी भी उस फिगर के अंदर जुड़ी हुई है। जो फिगर मैं आप बताने वाला हूं वो है 5 लाख करोड़ रुपया। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है और बहुत संशय होता है कि सर स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है। तो ये जवाब इसका बिल्कुल सही है। अगर कोई बेवकूफ है और उसको रातों रात पैसा कमाना है तो निसंदेह उसका पैसा डूबेगा। पर इतने बेवकूफ नहीं हो सकते भारत के लोग कि ये 2 म्यूचुअल फंड जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनमें 10 लाख करोड़ रुपए आपके और मेरे लगे हुए हैं, विच इज नोन एज एसेट अंडर मैनेजमेंट। क्या स्ट्रैटेजी होती है, कैसे म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से अलग होता है, कहां कितना रिस्क होता है, कैसे एक आम व्यक्ति रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके बड़ा काम कर सकता है। मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है बताने में कि सिल्वर मॉल में जब पेस की हमने शुरुआत करी तो उस कोचिंग क्लास में मैंने झाड़ू भी मारा है, क्योंकि शुरुआती दौर में तो सब करना पड़ता है। टेबल पे रूपा में हमने कपड़ा भी मारा है, और फिर यहां से इस बिल्डिंग को बनाया होगा। तो थोड़ा सा सोच के देखिए, इतना तो पढ़ा पढ़ा के नहीं कमाया होगा, तो फिर जरूर जो पढ़ाया होगा उससे जो कमाया होगा उसको इन्वेस्ट करा होगा। और वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 25 साल के बाद वो हो पाया। पर जब मैंने अपनी जीवन की यात्रा करी तो उस समय मेरी उम्र थी लगभग 27-28 साल। आप जिस समय यात्रा शुरू करने वाले हैं आपकी उम्र है मात्र 18 साल। तो मुझसे पहले आप इससे बड़ी गगनचुंबी इमारत बनाएंगे, ये बात तय है। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि आपने कम से कम ये सोचा कि आज खुलकर पैसे की बात की जाए। तो मैं तो रोज आपसे मुखातिब होता हूं दोस्तों। मेरे साथ में जो है दे आर फिनोमिनल पीपल फ्रॉम कोटक म्यूचुअल फंड, फ्रॉम डीएसपी म्यूचुअल फंड। आप खुल के मित्रों की तरह बात कीजिएगा, सब आपको हम उम्र ही दिखेंगे, क्योंकि आज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत बड़ी लाइन है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज दोनों के लिए बहुत स्कोप है। ये आने वाला 1.5 घंटा ऐतिहासिक होगा, यहां से परिवर्तन आएगा। और मैं बिल्कुल बहुत बेसिक बात आपको बोल रहा हूं, इट इज नॉट सिन टू बी बॉर्न एज अ पुअर मैन। गरीब पैदा होना अपराध बिल्कुल नहीं है, बट टू डाई एज अ पुअर मैन इज अ बिग सिन। मतलब आपने जीवन में वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी नहीं सीखा, वो सब आज आप सीखने वाले हैं। जितना बेस्ट हम 1.5 घंटे में समेटेंगे इसको, यू विल ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट। और क्वेश्चन आंसर सेशन होगा आखिरी में, जहां आप खुलकर अपने मन के सवाल पूछेगा। विकी सर आपके साथ में, आशीष सर आपके साथ में, बिल्कुल बेधड़क मैंने बोला है सर मेरे बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं कि सर मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं 20 साल में, बताइए क्या प्लान है आपके पास। तो वो सारी बातें होंगी। फिर आज के सेशन में हमारे साथ में डॉक्टर हितेश कुकरेजा भी हैं, जो मेटा स्टॉक नाम का जो कोर्स है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से, जहां पर हम आपको फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट और उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सब सिखाएंगे। मतलब ये बहुत समय से मैं चाह रहा था कि ऐसा कोई आयोजन हो और ऐसा कुछ हम आपके लिए लेकर आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हैं, बैक ऑफ द हेड हम सब जानते हैं बहुत मेहनत का पैसा है, मर मर के पैसा कमाया है भारत ने और बहुत जनरेशन लगी है, बट वी हैव मिस द आर्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग मनी। क्योंकि ऐसे भी हैं मेरे सामने, मेरे बड़े भाई डॉक्टर मनीष त्रिवेदी भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर हैं वो, कैसे इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा ह्यूज कॉर्पस क्रिएट करा जाता है। मुझे आज भी याद है कि मैंने उनसे सबसे पहले पूछा था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई तू एसआईपी में इन्वेस्ट करता है कि नहीं। तो आपकी उम्र में था तो मैंने कहा भाई एसआईपी क्या होता है। तब तक भाई इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर चुके थे। और आज जब मैं मुड़ के देखता हूं तो वो इन्वेस्टमेंट आपको इतना बड़ा रिटर्न देता है जितना आप अपने एक्चुअल एफर्ट से पैसा नहीं कमा सकते। पर दोस्तों एक अंतिम बात बोलता हूं, एक मैथ्स का फॉर्मूला है PRT, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। मनीष सर अपन बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ा पैसा बनाने के सिर्फ 3 तरीके, या तो P बहुत बड़ा होना चाहिए, या तो आप मुकेश अंबानी की संतान है जिसके पास विरासत में 3 लाख करोड़ रुपए, तो उसको बहुत बड़ा किया जा सकता है। तो हम हाइपोथेटिकल बात ना करें, हम सब मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, इतना पैसा नहीं है। दूसरा R होता है, सट्टा खेल लो, मटका खेल लो, सराफा में जाके कबूतर इधर उड़ता है तो उसका 1 का 100 मिलेगा, और कबूतर उड़ा ही नहीं क्योंकि पड़ोस में कबूतरी दिख गई उसको, तो वो पूरा पैसा डूब जाएगा। तो वो आर भी हम नहीं कर सकते कि सट्टा जुए में कोई बड़ा 25, 30, 45% का रिटर्न आ जाए। तो दोस्तों आपके और मेरे पास में सिर्फ एक फैक्टर है और वो है टी।
और मजे की बात बताता हूँ, मेरे पास तो उतना बड़ा टी है ही नहीं। आई एम स्टैंडिंग एट एन एज ऑफ 51 ईयर्स। मैं आपको इतनी उम्मीदों से देखता हूँ कि आप इस समय 18 साल की उम्र में, आपका टी इतना बड़ा है। अगर आप उस टाइम पर अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, आप अंदाजे नहीं लगा सकते। आप मुझसे या किसी भी और व्यक्ति को जिसको आपको लगता है कि उसके पास पैसा है, उससे कई गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे। पर ये सब कैसे होगा? Will listen from the experts. And with a large round of applause, Ashish Dubey sir from DSP Mutual Fund. Please sir. क्योंकि ये जो व्यक्ति बात कर रहा है ये चंद कुछ लाख या करोड़ का होगा, पर जो व्यक्ति अब आपसे बात करने आ रहा है वो 2.25 लाख करोड़ रुपए की बात करेगा। तो आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आशीष दुबे सर, प्लीज सर। सो अगर आप एक 2000 की एसआईपी स्टार्ट करते हो तो जितने लोगों ने आर बोला था कि आर ज्यादा पावरफुल है और जितने लोगों ने एन बोला था, नंबर ऑफ ईयर्स बोला था, इसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज ज्यादा पावरफुल है। तो 2000 की मैंने एसआईपी करी, लेट से 15% का एनुअलाइज आपको रिटर्न आता है, ये असम्पशन हमने लिया। 5 साल में आप कितना पैसा जमा करोगे? 1 साल में कितना करोगे? 24,000। 5 साल में 1 साल में 24,000, तो 5 साल में 1,20,000। 15% रेट ऑफ रिटर्न से क्या अमाउंट आपको मिला? 1.79। अब अगर मैं बोलूं कि 5 का 10 करते हैं, टाइम पीरियड हम बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिटर्न सेम है, तो पैसा आइडियली डबल होना चाहिए। तो 1.7 का कितना होना चाहिए? 3.2, 3.3। 10 साल में कितना है? 5 पॉइंट। और 20 साल में? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पावरफुल क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। तो वॉरेन बफे बनना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट को टाइम देना पड़ेगा, रेट ऑफ रिटर्न के पीछे नहीं भागना है, हमको टाइम देना है। इनको कितने लोग जानते हैं? कौन है, मतलब कौन थे? अच्छा, वॉरेन बफे की कंपनी का नाम क्या था, क्या है? बर्कशायर हाथवे। ये कुछ रिलेटेड है क्या उनसे? चार्ली मंगर? नहीं। तो वॉरेन बफे बर्कशायर हाथवे में क्या है? चेयरमैन। ये उनके पुराने दोस्त और वाइस चेयरमैन थे बर्कशायर हाथवे में, अब लास्ट ईयर इनकी डेथ हो गई। तो ये क्या बोलते हैं कि पहला क्या रूल है? कंपाउंडिंग को इंटरप्ट नहीं करना है। अब आपके लिए अगला सवाल, मैंने 2 चीजें लिखी हैं, एक है रिच, दूसरा है वेल्दी। दोनों की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? रिच कौन होगा? रिच की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? किस इंसान को आप रिच बोलोगे? जिसके पास पैसा है। एग्जांपल, अच्छा, आज से 15 साल 16 साल पहले माइक टाइसन का नाम सबने सुना है? वो ऑलमोस्ट रिचेस्ट प्लेयर थे अपनी फील्ड के, करेक्ट? और उतने ही साल पहले आज रिलायंस के जो ओनर हैं उनके फादर 15 20 25 साल पहले धीरू भाई अंबानी जी, वो भी थे, वो भी उस समय अपनी फील्ड में ग्रेजुअली रिच हो रहे थे। लेकिन क्या आज माइक टाइसन उस वेल्थ पे है जिस वेल्थ पे 15 20 साल पहले थे? क्यों? वेल्थ इरोड हो गई, करेक्ट? तो मेरे हिसाब से रिच पर्सन वो हुआ जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वेल्दी पर्सन वो हुआ जो उस पैसे को काम पे लगा के फर्दर पैसा जनरेट कर सकता है। आज आपकी लॉटरी लगी, कितने की? 1 CR की, पैसा है, क्या करोगे? नहीं नहीं, ये तो आप बोल रहे हो। क्लास के पहले सबसे पहले तो नया फोन आएगा, फिर गाड़ी आएगी, फिर कपड़े आएंगे, फिर दोस्तों के साथ पार्टी होगी, फिर अगर बच गए 25-50 हज़ार, 2 लाख 3 लाख तो बैंक में छोड़ देंगे अगले महीने के खर्चे के लिए। ऐसे होता है। और वेल्दी पर्सन कैसा होता है? वो ये देखता है कि आज मेरे पास पैसे हैं कि मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूं ताकि अगले साल जब मुझे से डबल पैसे की जरूरत हो या 10% ऊपर पैसे की जरूरत हो तो मैं ले सकूं। 1 साल में डबल नहीं होता, लेकिन 25 साल 20 साल बाद अगर मुझे 4 टाइम्स 5 टाइम्स पैसे की जरूरत है तो मैं कहाँ से जनरेट करूंगा। वो सोचता है पैसे को कैसे काम पे लगाऊं, मैंने काम किया ना लॉटरी खरीद कर। तो अगला सवाल क्या है? इंफिनिटी मतलब, अच्छा, क्या चीज इनफाइनाइट या इंफिनिटी होती है? ब्रह्मांड। किसी ने देखा एंड? नहीं। अगर मैं बोलूं ये इनफाइनाइट आपकी वेल्थ में आ सकता है, जिसको मैं बोलता हूं इनफाइनाइट वेल्थ, तो मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं, कितने लोग एग्री करते हैं और कितने लोग सो रहे हैं? पक्का हो सकता है? कैसे? नहीं तो उसको वेल्थ में कैसे करोगे आप? आपकी रियल वेल्थ, हाइपोथेटिकल नहीं। हो सकता है? ट्राई करें। इसके लिए ना एक मैजिक है और उसका एक फॉर्मूला है। कितने लोगों को जानना है? बाकी लोगों को नहीं जानना? देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जिनको जानना है और एक वो जो सो रहे हैं। तो हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? जानना है। चलो, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, SIP प्लस SWP। भरोसा है? नहीं है, नहीं है? मैंने तो बताया नहीं फॉर्मूला, कैसे भरोसा हो गया? भाई डॉक्टर ने आपको दवाई दी, ठीक हो जाओगे 5 दिन खाओ,
जब चौथे पांचवें दिन थोड़ा सा लगेगा हाँ यार 50-60% ठीक हुआ, तब तो भरोसा होगा ना। दवाई तो आपको जानती नहीं है, आप दवाई को जानते नहीं हो। ठीक है, भरोसा उम्मीद पे तो दुनिया का है हमें। तो जो भरोसा आप डॉक्टर पे करते हो, एक इंजीनियर पे करते हो, या जब आप एक बस में बैठे हो तो वो ड्राइवर इतना एफिशिएंट है कि आपको सेफली आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, उतना भरोसा करते हो, उतना ही भरोसा आपको इस फॉर्मूले पे करना चाहिए। फॉर्मूला क्या बोलता है कि ये जो मार्केट है क्या है सामने, सेंसेक्स। मैंने निफ्टी क्यों नहीं लिया, सेंसेक्स क्यों लिया? निफ्टी ले सकते थे ना, सेंसेक्स ही क्यों लिया? क्योंकि मैं जिस कंपनी को बिलोंग करता हूं वो सेंसेक्स की या बीएससी की, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी फाउंडर है, हम फाउंडिंग मेंबर है। तो 79 में जब सेंसेक्स बना था तो मेरे कंपनी के प्रमोटर, वो 5-6 लोग जो फाउंडर्स थे उनमें से एक थे। तो सेंसेक्स की ये पूरी जर्नी है, ये पूरी जर्नी जो है 79 फर्स्ट अप्रैल 79 में इसका बेस क्रिएट हुआ था 100 पे, ये पूरी सेंसेक्स ने जर्नी देखी है। तो ये मार्केट है, फोटो मत लो, गूगल पे मिलेगा, बिल्कुल सब चीजें मिलेंगी। अब डीएसपी ने जब पहला फंड लॉन्च किया था उसका नाम दिया था हमने इक्विटी फंड, जिसका बाद में नाम बदला है डीएसपी फ्लेक्सी केयर फंड नाम दिया, इसलिए हम इसको ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं। ये 96 का फंड है। अब लेट्स से किसी भी आप में से ना किसी के भी पेरेंट ने, एवरेज एज क्या होगी आप लोगों की 20 के आसपास, 20 22 25, तो आपके पेरेंट्स की शादी शायद 3-4 साल पहले हुई होगी, नहीं हाँ या नहीं, है ना? तो रफली में मान लेता हूँ 27-28 पहले उनकी शादी हुई होगी, या आपके पेरेंट्स ने पहली जॉब उस समय की होगी। तो मान के चलिए कि आपके मदर या फादर ने जब पहली जॉब स्टार्ट की तो उनको ये फंड किसी एक अच्छे एडवाइजर ने सजेस्ट किया कि डीएसपी का बढ़िया फंड आया है, मल्टी फ्लेक्सी केयर फंड, इसमें तो आप एक एसआईपी कर दो। उनको कुछ समझ में नहीं आया, बस उनका मन था कि एक सर्टेन अमाउंट मुझे हर महीने सेव करना है, वो सेव करने के बाद उस पैसे को काम पे लगाना है, मतलब इन्वेस्ट करना है। तो उन्होंने एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लिया। कितने की एसआईपी स्टार्ट की, कितने की करनी चाहिए, कितने की एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए? 2000 और चलो बोलिए लगाते हैं 2000, और कितने की एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए? 10,000, 1,000, 500? चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा ना एस्पिरेशंस को बढ़ाता हूं। मैंने बोला 3,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं। उस समय के 3,000 रफली आज के कुछ 12,000 10,000 के आसपास होंगे, अगर 6% का इन्फ्लेशन कंसिडर करोगे, ठीक है? अब ये 3,000 की एसआईपी उन्होंने कब तक चलाई? 27 साल 9 महीने के आसपास। क्यों? क्योंकि इतने ही टाइम हुआ है फंड को। अब इस पूरे 27 साल 9 महीने में क्या क्या हुआ? तो गवर्नमेंट चेंज हुई, अर्थक्वेक आया, यूएस में अटैक हुआ, सबको याद है वो ट्विन टावर में, सबने यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे। बहुत सारी गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर भाइयों और बहनों आज रात 8 बजे से, हाँ वो भी हो गया। फिर 2020 में हम सब घर में बैठ गए मार्च में, क्यों? क्योंकि कोविड आया, फिर कोविड चला गया, पूरी जर्नी हो गई। ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले 3 दिन पुरानी तक की, सारी चीजें हो गई। अब आपके पेरेंट्स ने तो कसम खाई थी कि भाई मुझे एसआईपी चलानी है, क्योंकि वॉरेन बफे क्या बोलते हैं कि क्या चीज मेरे हाथ में है? कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना। कहां पैदा हो रहे हैं, क्या जीन्स कैरी कर रहा है डीएनए, वो तो कंट्रोल में नहीं है। तो डिसिप्लिन्ड वे में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। ये फंड का एक्चुअल रिटर्न है। अब जिसकी भी नजर मेरे से ज्यादा कमजोर हो, 1 मिनट के लिए ऊपर आ जाए, कोई भी एक जन, नहीं मतलब किसी को एक को आना पड़ेगा। तो ब्लू शर्ट में जो है, आपने भी चश्मा लगाया, प्लीज 1 सेकंड के लिए, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, चिंता मत करो, बस आपको पढ़ना है। तो किसी के पास कैलकुलेटर है? चलिए, तो हमने टाइम पीरियड कितना देखा? 27 साल, कितने महीने हुए? नहीं नहीं, अरे टोटल कितने महीने हुए? 333 के आसपास रफली। किसी के कैलकुलेटर का ना सेल डाउन है, बैटरी चेंज करानी पड़ेगी आपको। 333 के आसपास रफली। अब 3,000 के हिसाब से मैंने 333 महीने में कितना पैसा जमा किया, मतलब आपके पेरेंट्स से कितना किया होगा? ये नीचे मेंशन है, कितना है? थोड़ा जोर से, करेक्ट। जर्नी हमने देखी सेंसेक्स की। इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है ना? 2.25 सीआर, 2,25,00,000 के लगभग। ये एक्चुअल रिटर्न है, गूगल पे सब अवेलेबल है। एनुअलाइज रिटर्न क्या हुआ? 18.27, लगभग 18% का रिटर्न। कोई आसमानी सुल्तानी रिटर्न नहीं है, 50%, 100%, एक दिन में डबल, वो हेरा फेरी में होता है, 24 घंटे में डबल, रियल में कभी नहीं होता है। अब आपके पेरेंट्स ने बोला यार बेटा ना मेरा सीएस की तैयारी कर रहा है, अगर उसका भविष्य अच्छा रहा, अच्छे से सेट हो गया तो बहुत बढ़िया, वरना मुझे मेरे रिटायरमेंट का तो देखना है, करेक्ट, और बच्चे को भी टेक केयर करना है। तो वापस आपके पेरेंट्स गए उन्हीं एडवाइजर के पास, बोला कि यार हो गया अपन को 27-28 साल, अब मैं हो गया रिटायर, अब मुझे इनकम तो नहीं आनी, लेकिन खर्चे, वो साइकिल याद करिए, खर्चे बढ़ गए, तो क्या करना है मुझे? ये तो एसआईपी हो गई, मुझे करना क्या है? फंड सेम, कैटेगरी सेम, अब मुझे दवाई बदलनी है, मुझे करना है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान।
कितने का करना चाहिए? आज की डेट पे आपका घर खर्च कितने रुपए में चल जाएगा? कितने में? 30,000? 30,000 एक बोली लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा और ग्रीडी हो, थोड़ा सा और, ठीक है, थोड़ा सा और, नहीं नहीं इतना नहीं होना है, ठीक है, तो थोड़ा सा कम ग्रीडी होते हैं। 1,87,700 रुपए। अब मैंने क्यों लिया ये फिगर? सोचो, जितना पैसा हमने बनाया था, मैंने बोला उस पैसे का 10%, बैंक का एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या है? 7% के आसपास। मैंने बोला, मतलब आपके पेरेंट्स ने सोचा कि यार मैं जो पैसा है ना उसमें से 10% सालाना लेना चालू करता हूं, तो 10% डिवाइडेड बाय 12, 187,833 आता, तो मैंने राउंड फिगर 0 ले लिया, ठीक है। कब तक चलाया? लगभग 28 साल रफली। अब मुझे ये बताइए कितने लोग एग्जैक्टली अगले 20 साल 25 साल प्रिडिक्ट कर सकते हो? अगले 2 मिनट में वाइंड अप करना है तो जल्दी बोलना पड़ेगा। अच्छा, कौन है जो भविष्य एग्जैक्टली बता सकता है? 2 लोग हैं। एक मैं मानता हूं, एक तो होता पागल जो आपको आपका भविष्य बताएगा। भरोसा है क्या? नहीं। दूसरे हैं भगवान, बता सकते हैं। पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसको जाना है? पैसे लगाए हैं, अभी एंजॉय करना है, वेल्थ क्रिएट करनी है। तो हमने ये माना कि जो पिछले 25-30 साल में मार्केट में हुआ है लगभग वही रिपीट होता है। अगर सब चीजें सेम होती है, फंड सेम परफॉर्म करता है, सेम सब चीजें मार्केट में होती है, मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, गवर्नमेंट चेंज होगी, सब चीजें सेम होती है, तो मेरे SWP के बाद पैसे की वैल्यू क्या है? तो क्या अमाउंट इन्वेस्टेड था? 2,25,00,000। मैंने कितना विड्रॉ कर लिया? लगभग 332 महीने। विड्रॉ मंथ के एंड में किया तो जनवरी खत्म होने में टाइम है, इसलिए आपको 332 करोगे तो सेम नंबर आएगा। उसके बाद वैल्यू क्या बची? पैसा विड्रॉ किया वो खर्च हो चुका है, उसके बाद क्या पैसा बचे? फिर से पढ़ो। 131 करोड़ 62,07,788। पैसा कितना हुआ? 131 CR। पैसा बढ़ा? रेट ऑफ रिटर्न, हाँ, अगर मैं कैपिटल हटा के प्रॉफिट देखूं तो ये CAGR रिटर्न वही 19.25% के, कोई 25, 50, 30 ऐसे कोई रिटर्न नहीं, हाइपोथेटिकल कुछ नहीं। अब ये हो गई आपकी प्लानिंग, आपके पेरेंट्स के रिटायरमेंट की और आपकी। अब आप बड़े हुए, आपकी नेक्स्ट जनरेशन आई, नेक्स्ट जनरेशन भी मान के चलिए किसी भी तरह से अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बना पाई, तो आपके पेरेंट्स ने जो SIP और SWP स्टार्ट की थी, सेम मेडिसिन आपने स्टार्ट रखी, सेम फंड, सेम कैटेगरी, सेम मेडिसिन। अब कितना पैसा विड्रॉ करना चाहिए बताइए? हम बात कर रहे हैं यहां से 30 साल बाद। आज खर्चे हमने मान लिए लगभग 2.25 लाख के, तब खर्चे क्या होंगे? 5 लाख। फिर बोली लगाते 5 लाख 1, 8 लाख। और ग्रेडी और लालची बनो, और लालची। किसने बोला 1 करोड़? ये बहुत लालची इंसान है, बिल्कुल। चलो आपकी बात मानते, 1,09,68,400 रुपए। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट बना था उसका 10% डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि मुझे मंथली चाहिए, मतलब आपके बच्चे को मंथली चाहिए। कब तक लिया? सेम, क्योंकि फंड की लाइफ अभी तक उतनी है। मार्केट ने क्या क्या जर्नी देखी? सेम, क्योंकि भविष्य कौन बता सकता है? और दोनों में से किसके पास आप जाना पसंद करोगे? किसी के पास नहीं। तो हमने माना कि जो मार्केट में हुआ वही रिपीट होता है। अब चश्मा आप साफ कर सकते हो पढ़ने के लिए। सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, पास में आ जाओ, इसलिए मैंने मेरे से कमजोर नजर। अमाउंट क्या था? 131 CR। अमाउंट कितना विड्रॉ किया? कितना? 364 करोड़ आप खर्च कर, आपके नेक्स्ट जनरेशन ने खर्च कर दिया, बहुत खर्चीली है। पैसा बचा कितना? प्रेजेंट वैल्यू 769 कितना? 769। मैं साइंस का स्टूडेंट इसलिए मैं कर नहीं पाऊंगा। 60,697 करोड़ 18,27,072 रुपए। बहुत खर्चीली जनरेशन थी, फिर भी पैसा बढ़ा। और रिटर्न कितने? वही 19। अब उसके बाद वाली जनरेशन पैसा खर्च कर पाएगी क्या? खत्म कर पाएगी क्या पूरे? आप दे दो 10 करोड़ रुपए उसको पर मंथ, कोई खर्चे बढ़ेंगे। इनको कितने लोग जानते हैं? जो नहीं जानते प्लीज गूगल करिएगा, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं। ये क्या कहते हैं कि इनफाइनाइट मनी पॉसिबल है, उसके लिए माइंड में आपको करना पड़ेगा, विलिंगनेस होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, और अपने आप को क्वालिफाइड करना चाहिए पड़ेगा हर उस चीज के लिए जो आपको देना है। और आपको सिर्फ एक ही चीज देनी है, जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में देखा था। क्या? और शुरुआत कहां से करनी है? SIP से। अब आखिरी के दो, आप प्लीज बैठ सकते हो, आखिरी के 10 सेकंड। ये बुक कितने लोगों ने देखी है, सुनी है, पढ़ी है? मैं तीनों में से कुछ भी किया है? कितने लोगों ने देखी है? चलो, नहीं देखी तो अभी देख ली, ठीक है। अब इसको पढ़ सकते हो, नहीं तो 7 हैबिट्स मैं आपको बता रहा हूं एक अच्छे इन्वेस्टर की, वो आप फॉलो कर सकते हो आज से। पहली, अगर आपने सेव कर लिया ना तो आपने पहले विलन को तो खत्म कर दिया।
दूसरा, आपके जो भी गोल्स हैं 10, 15, 20 साल, 25 साल बाद के, उनको नोट डाउन करो। तीसरा, कभी भी सिर्फ एक जगह पे इन्वेस्टमेंट मत करो। मैंने म्यूचुअल फंड बताया तो पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना है, डाइवर्सिफाई करना है, और वो आपको गाइड करेंगे आपके एडवाइजर। चौथा, डिसिप्लिन होना चाहिए। पांचवा, लंबे समय का सोचना चाहिए। छठवा, एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए, हमको हवा में बिल्कुल नहीं उड़ना है, एक दिन में पैसा डबल नहीं होता है। और सातवीं, नहीं समझ में आता है तो एक क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर से कंसल्ट करना है। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है आप वो बताइए और अपन इसको खत्म करते हैं। करेक्ट, आप 50 साल के बुजुर्ग से भी इस गेम में जीत सकते हो, उस गेम में आपको एक 10 साल का बच्चा भी हरा सकता है। हर चीज के लिए स्किल जरूरी है, तो स्किलफुल इन्वेस्टर बनिए और अपने पैसे का अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। किसी के कुछ क्वेश्चन नहीं आए अभी तक कि सर ने इतना सब बताया, होगा कैसे? मतलब या तो सब समझ गए कि बस बन गए करोड़पति, 100-200 करोड़ तो जेब में ही रखे हैं। मतलब लगा किसी को कि बताया तो होगा कहाँ से कैसे कुछ? अभी आप सब स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट जॉब स्टार्ट करेंगे, 15-20 हज़ार 25 हज़ार तो स्टार्ट होगी, इतना तो मिनिमम सैलरी है आज की तारीख में इंदौर में सभी। उससे पहले छोटी सी चीज, कितने लोगों को सही लगती है बात, कितनों को गलत लगती है? ये कोई दूसरा करेगा आपके लिए कि आपको करना पड़ेगा? आपके माता पिता ने आपको एजुकेशन दी, सब कुछ सेट कर दिया, यहां तक उन्होंने कर दिया, इसके आगे की जिम्मेदारी आपकी, अपने लिए प्लस आपके बच्चों के लिए प्लस उनके आगे के लिए, ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे इतने बड़े बड़े अमाउंट की बात हुई थी, लेकिन अब ये तो पॉसिबल नहीं, हम तो स्टूडेंट है, इतना पैसा लाएंगे कहां से इन्वेस्ट के लिए कि हम इतना पैसा ले पाए? तो एक छोटी सी स्टार्ट अगर आप करते हैं, छोटा सा अमाउंट है, टाइम फ्रेम भी कम लिया है कि कभी बच्चों को लगता है बहुत फास्ट पैसा मिलना चाहिए। समझिए इसको, आपको क्या समझ में आ रहा है? ₹7,000 आप इन्वेस्ट करते हैं रेगुलर, जो कि अगर 15-20 हज़ार की सैलरी मिलेगी तो कर सकते हैं इतना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी नहीं है अभी। 11 साल छोटा टाइम फ्रेम लिया है, क्योंकि आपको अभी लगता है कि नहीं हमको तो दूसरे खर्चे भी बहुत होंगे, तो हमको कम टाइम फ्रेम के लिए बताइए। 20% हमने लिया तो 33,57,000 रुपए जो बनते हैं आपके टेंटेटिव जो हमने माना है, आप इसमें से 30 लाख को कंटिन्यू रखिएगा जैसे सर ने बताया था सिस्टमेटिक विड्रॉल पर, बाकी पैसे आप इन्वेस्ट मतलब एंजॉय कीजिएगा। किसी को फॉरेन घूमने जाना है, किसी को बाइक, जो उस समय करना हो वो आपकी चॉइस है, गिफ्ट हो गया आपके लिए, क्योंकि आपने 11 साल इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब जैसे सर ने बताया था सेम एक फंड और है, उसमें भी ऐसे ही आपको मिला है रिटर्न। ये देखिए यहाँ पर कोई आना चाहेगा तो ठीक है, दिख रहा है वैसे। अगर इसमें हमने क्वार्टरली लिया है 75,000, मतलब आपने जो 7,000 रुपए से इन्वेस्ट किए थे 9.24 लाख, वो 33.57 हो गए हैं, और आप उसको रेगुलर हर महीना 25,000 रुपए निकालना चालू कीजिए, हर साल 5% इंक्रीज भी कीजिए, उसको सेट कर लीजिए कि हमको इसको हर 5% बढ़ाना है। इस तरह से जब आप करते हैं तो आपके 9 लाख रुपए की वैल्यूशन आज की एक्चुअल है फंड 2025 की तारीख में 58,26,000 आप विड्रॉ कर चुके हैं। 1 करोड़ आपकी वेल्थ है और आपके इनकम 50,000 रुपए महीना चालू हो गई है, जबकि आपने सिर्फ 7,000 से स्टार्ट किया था। बहुत छोटे अमाउंट से भी आपने एक इसलिए कि आप होता ना कि हाँ इनकम, लेकिन यहाँ से इनकम बढ़ती भी है, तो ये 7,000 का आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। 1,000 एनुअल 10%, जैसे आप विड्रॉ 5% बढ़ा रहे हैं, आप अगर यही इंक्रीज करते हैं आपका इन्वेस्टमेंट, तब आपका ये कॉर्पस और अलग होगा। समझ में आया यहाँ तक? किसी कुछ क्वेरी? ये कब फील करते हैं आप, कोई भी इंसान कब फील करता है? आवाज नहीं, बोलिए, मतलब कभी भी कब ये फीलिंग कब आएगी आपको? नहीं आएगी? मतलब लाइफ में फील आती है, जब मैच खेलते हो तब जीतते तभी फील आती है, वर्ल्ड कप इंडिया जीता तो जीत, आपको अब ये फीलिंग अपनी लाइफ में कब आएगी कि हाँ ये मैंने अब अचीव कर लिया? ऐसा कुछ नहीं आएगी। मुझे तो इस समय आएगी। होगा नहीं होगा? कैसे? कब होगा आपके लिए? कब होगा? चलिए, पॉसिबल है नहीं है पहले तो ये बताइए। 60 साल की है, ज्यादा या कम है? सर अगले मंथ 52 साल के हो जाएंगे, 8 साल बाद सर के पास 100 करोड़ रुपए आने वाले। सर अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? सर एज तो ज्यादा होगी ना, लेकिन 60 साल की एज है आपकी, लेकिन 100 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है ना, किसी भी एज में अच्छा लगेगा। ये हमने माइंडसेट कर लिया कि जब तो ऐसा होगा तब ऐसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 60 साल बाद जीना छोड़ देंगे, बल्कि आप अभी सर ने बताया ना आपको कि उस टाइम पे तो इनकम नहीं होगी, स्टडी वाला टाइम था और रिटायरमेंट का टाइम था, जहां सर बोल रहे हैं इनकम नहीं है। हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वहां तो हम 100 करोड़ लेके बैठे कि लो भैया सबसे बड़े तो हमें आज की तारीख में क्या खर्चा करना, बच्चा या कार लेनी, मर्सिडीज ले 1 करोड़ लेके जा। आज की तारीख में अपने घर में कोई अभी बोल सकता है कि ला बेटा मर्सिडीज छोड़ो, बाइक भी है, केस में 10 लाख लेके जा, है कोई अभी? क्योंकि उनकी मेहनत ही कमाई, ऐसे नहीं देंगे आपको कि आप बनाएंगे मेहनत से। पॉसिबल है
बहुत इजी पॉसिबल है आपके लिए। ये देखिए, सिर्फ 10,000 आप मेंटेन करते हैं ना कंसिस्टेंस में, तो 102 करोड़ रुपए अमाउंट होता है। 18% से ही हमने उसको, जैसे सर ने बताया रेगुलर 19/2 से आ रहा है, म्यूचुअल फंड से बताया सर ने, वैसे ही तो हम 18 से ही मानते हैं, तब भी इतना बड़ा अमाउंट लिक्विडेट होता है। सौ करोड़ कम लग रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा किसी का, कम है, कितना होना चाहिए था? हाँ 400, इसको 40,000 इन्वेस्ट कर दो आप, 400 हो जाता। इन सब में वो भी चीजें हो सकती है जो सर ने बताई, एचडब्ल्यूपी ये अगर साथ में भी करते जाते हैं ना आप, ऐसा नहीं कि 100 करोड़ 40 साल बाद यूज करेंगे, आपने उसमें बीच में एचडब्ल्यूपी प्लान सेट कर दिया, पैसा चलते जाता, आपकी इनकम ऐसी ही रहती है। मतलब एक बड़ी वेल्थ हम बात करते हैं ना, वो इस तरह से क्रिएट हो जाती है। हम सोचते नहीं, हमारा माइंडसेट है कि 60 साल के बाद तो पैसे का मतलब ही नहीं है। प्रॉब्लम वहां है, हमने खुद में भी गलती की कि 20 साल में सोचा रहे 40 साल बाद क्या करेंगे, 40 पे तो हो गए, अब तो सेम टाइम निकल रहा है, आपने नहीं प्लान किया ना, तो वो लगेगा। आप 100 करोड़ अभी एक इंदौर में अगर आपको जितने परिचित हो पूछ के ना, कितने लोगों के पास 100 करोड़ रुपए हैं, या कितने लोगों के पास 100 करोड़ होने वाले हैं, किसी के पास प्लान है? एक के पास भी नहीं होगा। मुश्किल से 3 या 5 लोग मिलेंगे जो बता पाएंगे जिनके पूर्वजों ने इतना पैसा बनाया है, अदरवाइज वो व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि हाँ मेरे बच्चे को मैं 100 करोड़ रुपए देने वाला हूँ, या मैंने खुद ने कैपिटल क्रिएट की है, और वो भी सिर्फ 10,000 रुपए से स्टार्ट करके। पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन भी है, कंपाउंडिंग भी है, ये सब चीजें होती हैं। आई चीज समझ में? इस मतलब यही है कि आप कुछ भी, ये एक अमाउंट है, आपकी चॉइस है, आप 5,000 2,000 जो आपकी चॉइस है, आप लेकिन स्टार्ट कीजिए और उसको विजन लंबा रखिए, तब बड़े पर्पस में आप चले जाए, बहुत इजी वे में चले जाएंगे। देखिए ना, आप किसी 10,000 रुपए आप बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस जैसे करते हैं हम, आज अगर कोई खाना खाने होटल में जाते हैं तो आपको पता है 1 टाइम का बिल कितना बनता है? अगर 5 लोग या 4 लोग खाना, 5,000 से नीचे बिल बनेगा ही नहीं। आप इंदौर में आप कहीं भी तो सोचिए 5-10 हज़ार तो हम ऐसा खर्चा कर रहे हैं, इधर हमको अजीब लग रहा है, वहां इजी लग रहा है, लग्जरी की तरफ। 1.5 लाख का फोन लेते हैं आईफोन, यहाँ पे वो 12 महीने किस्त है, वो इजी है। 10,000 इन्वेस्ट महंगा है, 1.5 लाख का फोन तो कल लेके आ जाएंगे, नया फोन आते से आता है। ये फर्क है समझ का, कि हम उस तरफ लग्जरी में ज्यादा जीते हैं, आगे का नहीं प्लान करते हैं कुछ भी। जॉब सब करेंगे, इनकम सबकी होगी, उसको इस तरह से माइंडसेट कीजिए कि मुझे तो ये चाहिए, कैसे भी चाहिए, तब जाके ही आप उसको प्लान कर पाएंगे। अभी तक हम उसको सोचते हैं ठीक है होगा तो देखेंगे। अभी ये किसी का क्वेश्चन ही नहीं आया कि मार्केट तो गिरता है बढ़ता है, किसी ने पूछा ही नहीं, सब मार्केट हमेशा अप रहता है, तो आपका पैसा भी तो गिर जाएगा वहां से। फिर देखो 2016 से 2023 तक में हर साल बाजार गिरा है और वो कवर हुआ है, इसका मतलब ये तो मार्केट का नेचर है। तो आप ये मत देखिए कि मेरा पैसा 10 करोड़ हो गया या 1 करोड़ हो गया, वो तो घट के 70 लाख आ गया, तो अब मैं क्या करूं, मुझे 1 करोड़ बेच देना था। बिल्कुल नहीं, ये तो नेचर है, मार्केट का अप डाउन होंगे। आप तो एसआईपी कर रहे हैं ना, वहां आपको फायदा तो मिल रहा है कि आपका जो पैसा अप में लग रहा था वो डाउन में भी लग रहा है, तो आपको तो यूनिट ज्यादा मिल रही है, तो आपको तो बेनिफिट है। जितने टाइम जब तक आप विड्रॉ नहीं कर रहे हो पैसे को, तब तक तो जितना मार्केट डाउन है उतना आपके लिए ज्यादा फायदा है, क्योंकि अप हो जाएगा। कोई 100 की चीज 200 में लेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट कम आएगा ना। सेम पैटर्न है, अब हम घबरा जाते हैं कि अरे यार पैसा इतना टूट गया, क्योंकि आजकल क्या है, जैसे प्रॉपर्टी के मकान के भाव कितने लोग पूछते हैं अपने बाजार में जाकर डेली, जिनके घर के मकान है, कि मेरा मकान की कीमत क्या है, कोई पूछता है? कभी नहीं पूछता। कार की कीमत है, कितनी बची कीमत, सेकंड हो गई। लेकिन पोर्टफोलियो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाँ इतना घट गया आज, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आपको लाइव दिखता है और आप उसको छेड़छाड़ कर देते हैं। मकान की भी अगर लाइव कीमत होती है ना, तो मकान में कोई होता ही नहीं है, सब बेच चुके होते हैं कि अरे यार कल तो 70 मिल रहा था, तो 50 रह गए, 60 आए बेच दो। होता जनरली ये होता, सोच बन जाती है इंसान की, ये प्रॉब्लम है। तो इसको ऐसा सोचो कि मुझे तो अभी 100 करोड़ नहीं हुए, या जो भी टारगेट आपका, मुझे 50 करोड़ नहीं हुए, जब उससे कम ज्यादा आपको देखना ही नहीं है कि हाँ उस समय मैं सोचूंगा क्या करना है। ना किसी की रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में कि यार मुझे आज इसी पैसे से काम चलाना है। इस सब के बाद में भी पैसा तो लिक्विड है, एनी टाइम विड्रॉल होता है, ये मैंने सब आपको बताया। 20 साल 40 साल ऐसा लॉक इन कुछ भी नहीं होता है। जिस दिन आपको बहुत इमरजेंसी हुई ना, आप पूरा पैसा एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, विद इन 4 वर्किंग डे आपके बैंक में आता है। तो ये रिस्क नहीं यार, सर ने 40 साल बताया था, अब तो बैठ गए हम लॉक करके, कोई लॉक इन नहीं है। लेकिन प्लान आपका हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से होना चाहिए। मार्केट में जो अप डाउन होते हैं, इसके रीजन क्या होते हैं, कोई बता पाएगा? इवेंट्स, मार्केट क्यों अप डाउन होता है, या क्या मार्केट उसको अट्रैक्ट करता है, एफआई क्यों आती है, या कुछ भी ऐसा चीजें? इवेंट्स होते हैं,
जिनको मार्केट वॉच करता है उसको पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से लेता है। जैसे अभी लेटेस्ट इवेंट आपका एक तारीख को बजट है, बजट बहुत बड़ा इवेंट होता है अपने लिए, एक इलेक्शन और एक बजट। आरबीआई पॉलिसी सब देखते हैं, पता है ब्याज दर जो घटती बढ़ती है हमारी, ये सब इंपैक्ट आता है। इन चीजों से ये चीजें बनती हैं। एक होता है आपका म्यूचुअल फंड, एक होता है इक्विटी। म्यूचुअल फंड आपको ये सब चीजें पता नहीं चलेगी, इक्विटी में डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। किसी भी शेयर के रिजल्ट आए, अप डाउन होंगे, मार्केट अप डाउन होगा, डेली आपको दिखेगा। म्यूचुअल फंड इतना फास्ट नहीं दिखेगा आपको। इक्विटी में भी कुछ लोग इंटरेस्ट होते हैं कि हमको इक्विटी में भी सीखना है सर, या पता होना चाहिए। इन सब चीजों के लिए हमारे हितेश जी आपको पूरी डिटेल्स करेंगे। आप पूरे उनसे क्वेश्चन पूछिए, वो अपना बताएंगे। थैंक यू। चलो, दो बातें हैं। फीमेल से कुछ चीजें नहीं पूछनी चाहिए और कुछ मेल से नहीं पूछनी चाहिए। दो बातें हैं। क्या? फीमेल से इनकम, फीमेल से एज और मेल से। लेकिन एक थोड़ा सा गुनाह करना चाह रहा हूं मैं। सर ने इतना सब कुछ हमको म्यूचुअल फंड के बारे में बताया और इतने सारे एयूएम के बारे में सर ने बताया। 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ की एयूएम मैनेज करते हैं। ये लोग मैनेज कौन करता है सर? और जो मैनेज करता है उसको क्या बोलते हैं, पहली बात। और उनके पैकेजेस में जानना थोड़ा सा, अगर आप हेल्प कर दें कि अगर अपन किसी एमबीए इन फाइनेंस को या किसी सीए को या किसी भी पर्सन को इतने लाख करोड़ के फंड्स मैनेज करने की बात करते हैं तो उनको भी पैकेज तो देना पड़ता होगा मेरे ख्याल से शायद। तो कुछ डिस्क्लोज में से मुझे नहीं पता सर हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, बट टू बी वेरी फ्रैंक, स्टार्टिंग पैकेज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं सर, मैं फिगर्स एग्जैक्ट अलग अलग कंपनी के अलग अलग होते हैं। मतलब आप खुद सोचो, अगर आज कंपनी ने आपको हायर किया है कि हमारी पूरी कंपनी है 5 लाख करोड़ के फंड मैनेज करती है, और मैम आपका नाम क्या है? गुनगुन। तो गुनगुन को हायर किया कि बेटे इस 5 लाख करोड़ में से ये 50 करोड़ का फंड आपको बताना है, कंपनी को आपको समझाना है कि कहां पे इन्वेस्ट करना है, और पूरा आप पे दारोमदार है। कंपनी आपको क्या सैलरी देगी? 50,000 करोड़ आपके हाथ में, कंपनी के नहीं, लोगों के। क्या लगता है जो ये मैनेज करेगा उसको पैसा भी मिलेगा, और बिना पैसे के तो वो काम नहीं करेगा। तो यहां पे शायद एक चीज हम लोग बोल रहे थे, स्टॉक मार्केट कोर्स। इट इज नॉट स्टॉक मार्केट कोर्स, इट इज स्टॉक मार्केट करियर। अगर आप इसको कोर्स समझते हो तो कोई कोर्स नहीं है। आज से आने वाले टाइम पे ये सबसे बड़ा करियर है। मैं सर से बात कर रहा था तो मैं सर को बोल रहा था कि अगर मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, सबसे पहला क्वेश्चन, क्यों सीखना है स्टॉक मार्केट? व्हाई सीखना है और क्यों सीखना है? अरे सीखना क्यों है? बस ये जो आंसर है ना, पैसा कमाना, टू अर्न मनी। ये फर्स्ट जो मैम आप मना कर रहे हैं, आप भी हाँ ही कर रहे हैं। अच्छा, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आपके सबकॉन्शियस सीए, मैं भी इन्हीं क्लासेस में कभी बैठा हूं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सर इस उम्र में पैसा कमाना ही होता है। उससे बड़ी बात है पैसा कमाना इन्वेस्ट करके, फर्स्ट थिंग, और एक होता है पैसा बनाना। अब पैसा बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी सर ने 2-3 बातें बोली, अपन 2-3 चीजों को जोड़ेंगे, गेटिंग इट। फर्स्ट थिंग इज पैसा बनेगा कैसे। तो जिन लोगों ने बोला पैसा कमाना है, मैं बोलता हूं इसको थोड़ा सा करेक्ट करो। सब पहले करियर बनाना, करियर सीख के बनाना है, ठीक है ना। सो यू शुड बी पेड फॉर योर नॉलेज, फॉर योर इंटेलेक्चुअल। हाँ, 2 प्रकार के लोग हैं यहाँ पे क्लासरूम में। हो सकता है ऐसे कुछ बच्चे बैठे हुए हों जिनके पास पैसा है, आप तो बताओ कैसे लगाना है, सिखा दो, कमा लेंगे। यस, अरे हैं, हाथ उसे कर लो, ग्रेट। और एक ऐसे भी हैं सर, पैसा नहीं है, पहले पैसा बनाएंगे, खुद का करियर बनाएंगे, उससे पैसा कमाएंगे, गेटिंग इट। तो अगर मैं आपसे छोटी सी बात करूं तो यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट कोर्स की नहीं, स्टॉक मार्केट करियर की बात करने आया। एक टीचर की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है, इट इज नॉट कि आप कितना पैसे, मतलब कितना आपके पास सबकॉन्शियस बैंक अकाउंट में कितने पड़े, उनके स्टूडेंट्स कहां तक पहुंचे। मतलब हमेशा एक टीचर है ना, मतलब मैं प्रेरक सर की बात करूंगा, मेरी भी बात करूंगा, वी आर प्लॉन्ट ऑन आवर स्टूडेंट्स कि मेरा स्टूडेंट है वो वहां पहुंच गया, उसका उतने का पैकेज लग गया। हमको हमारी सक्सेस ज्यादा अपनी स्टूडेंट्स की सक्सेस फ्लॉन्ट करने में ज्यादा मजा आता है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक कंपनी है, आप चाहें तो अभी गूगल पे बैठे बैठे भी सर्च कर सकते हैं, आर्टिशियन, ठीक है। इंदौर में जो सबसे बड़ा पैकेज लेके आती वही कंपनी है आर्टिशियन, और ये कंपनी सिर्फ फंड मैनेजमेंट की कंपनी है, जहां पे आपको प्लेसमेंट सिर्फ इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आपको फंड मैनेज करना अच्छे से आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इक्विटी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसा होता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसा होता है, आपको कितना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है। मैं एक और चीज कनेक्ट करूंगा यहां पे कि आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, जिसमें प्रेस्टीज कॉलेज हो गया, आईआईपीएस हो गया, आईएमएस हो गया, जयपुरी हो गया, 1000 बच्चों में से हर साल सिर्फ 4 या 5 बच्चों को ले आती है इंदौर से। मैं इंदौर की बात, क्या पैकेज होता होगा स्टार्टिंग 21 साल की उम्र में? प्रैक्टिकल चले, ठीक है ना। तो इस साल 22 लाख का पैकेज लेके उदित सोडानी, सम्यक जैन, और आज से 2 साल पहले परिधि। अब तो ये बच्ची यूएस में ही है, मतलब अब शी इज अर्निंग 1 CR प्लस। कहां से कैसे कमा रही है उसके बारे में बात करेंगे। और ये सब बच्चे 22 साल, परिधि की एज 24 ईयर्स है, बाकी सब 22 साल की है, वो भी अभी कंप्लीट करें।
तो सर आज आपकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो क्या है? स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया और उन्होंने वो पैकेज क्रैक किया, गेटिंग इट? अच्छा, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर आप स्टॉक मार्केट को सिस्टमेटिक सीखते हैं, सबने एक बात कॉमन बोली, 1 का 10 एक दिन में नहीं होता है, हम ऐसा कुछ नहीं सिखाएंगे। हम फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे शेयर मार्केट के, कि अल्टीमेटली कब कैसा पैसा किस प्रकार से लगाया जाए ताकि पैसा क्या हो पाए, कंपाउंड। हमने पढ़ा ना कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, यस और नो? अरे यस। अच्छा सर, कंपाउंडिंग तो हमको आती है, हम लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात बताओ, किसी ने रॉकी मूवी देखी? रॉकी, यस और नो? वो खदान में गया था ना रॉकी, हाँ केजीएफ, सॉरी केजीएफ। तो रॉकी के नाम से वो मुंबई का बंदा खदान तक क्यों गया? वाई? पैसा तो यहीं पे मिल रहा था अच्छा खासा। अरे यस और नो? क्या? अरे यस, वहां तक गया, कुछ तो इंट्यूशन हुआ होगा। यस, क्या? थोड़ा थोड़ा लाउड है करके, हाँ एनीवन? आवाज नहीं आ रही है, नहीं पता क्या? मुंबई पे राज करना, मुंबई पे थोड़ी और राज करना, दुनिया पे राज करना, गेटिंग इट? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं स्टॉक मार्केट से आप दुनिया पे राज कर लोगे। उसको पता था कि हर चीज के पीछे वहां पे जो कुछ चल रहा है खदानों में, वो कुछ इतना बड़ा चल रहा है जिससे सबकी भूख मिट रही है। यस और नो? तो अगर अपन म्यूचुअल फंड्स की बात करें, अपन एसआईपी की बात करें, अपन एसडब्ल्यूपी की बात करें, अपन किसी भी चीज की बात करें, आज सर ने मार्केट के बारे में बताया, इंडिया सिर्फ एक निब्बू है, यस और नो? और यूएस बास्केटबॉल। तो क्या आपको लगता है कि इंडियन इक्विटी मार्केट में फर्दर स्कोप है एक्सपांड होने का? यस और नो? यस है। तो क्या इसमें अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं, पहली बात थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू एसआईपीज, तो क्या हमारा पैसा कंपाउंड होगा? यस और यस और नो? और अगर इस पूरे मार्केट को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तह तक पहुंच जाते हैं, तो फिर क्या होगा? अभी आप अपने बिहाफ पे किसी और को मैनेज करने के लिए दे रहे हैं पैसा, जो कि ऑथराइज है, जिसने सीखा है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टर है। यस और नो? और अगर ये चीज आपको समझ में आ जाए तो? लेकिन क्या सर एक दिन में आ जाएगी बिल्कुल एक छड़ी लेके आ गए हो समझ सर? क्या इसके लिए सिस्टमैटिक तब करना पड़ेगा? एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। आज से करीबन 80 इयर्स बैक यूएस के कुछ जो मैक्सिको के लोअर मैक्सिको के कुछ जगह पे गोल्ड की माइंस मिलना शुरू हो गई थी। गोल्ड की माइंस जैसे अलग अलग जगह होता है ना, वॉल्केनो एरप्ट होते हैं, तो गोल्ड की माइंस मिलना बहुत शुरू हुई। तो वहां के यूएस के जितने भी रिचेस्ट पर्सन थे, उन्होंने उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू करा कि कहीं से भी माइंस निकल सकती है। अचानक माइंस करोड़ों साल के बाद गोल्ड माइंस बनती है, तो गोल्ड निकलना शुरू हुआ। तो अलग अलग जगह ब्लास्ट किए गए, तो कहीं से गोल्ड निकल रहा था, कहीं से गोल्ड नहीं निकल रहा था, और ऐसा करीबन 10 साल तक चला। यस, सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया होगा? क्या? उनको टूल्स बेचने वाले ने। यस, कि जिसने पहले इन्वेस्ट किया नहीं। तो वो बोलना चाहता है, सर क्या नाम है आपका? प्रथम ने बोला कि सर जिसने गोल्ड माइन में पैसा इन्वेस्ट कराओ ना कराओ, लेकिन हर गोल्ड माइन के पीछे क्या चाहिए? टूल्स, जेसीबीस। तो जिसने वो जेसीबीस या टूल्स बेचे होंगे, जिसको ये समझ में आ गया था कि बाहर से तो ये बड़ा चल रहा है, इन सबको किस बात की जरूरत पड़ने वाली है? टूल्स की। अब अगर म्यूचुअल फंड बढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, इन सबको किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है? फंड मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। क्या ब्रोकिंग फर्म खुलेंगी? क्या हर इंडिविजुअल हर एज का इन्वेस्ट करना चालू करेगा? अच्छा, हम लोग एक बात और समझ के चलें, 1947 से लेके 2005-10 तक तो हम लोग ब्रेक इवन पे नहीं आ पाए थे इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, एक्सपांड हो रही है। यस, यस और नो? तो क्या यहाँ पे पैसा आ रहा है? सब लोग पैसा कमा रहे हैं। अब अगर डॉक्टर का करियर बढ़ेगा, सीए का करियर बढ़ेगा, लॉयर का करियर बढ़ेगा, तो क्या ये पैसा कमाएंगे? अरे यस और नो? बिजनेस बढ़ेगा, लोग पैसा कमाएंगे? यस और नो? मैनेज कौन करेगा? फंड मैनेजर्स। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बोलना आया हूं। आप लोगों ने बिल्कुल सबकॉन्शियसली मुझे एक बात बताया कि सबको विटामिन एम, मनी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट कोर्स नहीं बोलूंगा, मैं इसको स्टॉक मार्केट करियर बोलूंगा। अगर आप इसको एज अ करियर लेके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसको सिस्टमेटिक सीखना पड़ेगा। ये वो यूट्यूब के वीडियो वाली चीज नहीं है यार कि अपन ने एक बार देख लिया, वहां से देख के लगा। अच्छा, यही कारण है जो आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को सही बुलवाता है कि पैसा लगाया था डूब गया। क्या सीख के लगाया तो भी डूब गया? तो ये हमको निकालना पड़ेगा ये रेशो कि जिसने सीखा। अच्छा, एक और बात है, सिखाया क्या जाता है सर? फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। तो चार्ट सिखाएंगे, फंड कंपनी का वैल्यूएशन सिखाएंगे, कंपनी की बैलेंस शीट सिखाएंगे, ये सिखाया जाएगा? यस और नो? इन सबसे ऊपर शेयर मार्केट में होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपको ये बात पता ही नहीं रहती कि जब मार्केट, वो बोलते ना कि अभी वॉरेन बफे के मैं अलग अलग और कोट लेके आऊं, तो इन्वेस्ट व्हेन अदर्स आर इन फियर, यस, और डोंट इन्वेस्ट व्हेन अदर्स आर इन ग्रीड। तो ऐसी बातों के अलावा भी साइकोलॉजी ये होती है कि जब मार्केट एक्चुअली आपको रिटर्न देने वाला होता है, एक साइकोलॉजी ये बन जाती है जो आपको सिखाता है मैं रोज इन्वेस्ट करूं, रोज कमाऊं, एक बार कमाया 1 का 4 बनाऊं।
इस साइकोलॉजी को जो कंट्रोल करना सिखाए वो एक्चुअल कोर्स। गेटिंग इट? सो इट्स नॉट अ कोर्स जो 1 का 10 सिखाना चाहता है, इट्स अ करियर। हम एक करियर, क्योंकि अगर मैं सर के साथ खड़ा हूं, सर का स्टूडेंट रह चुका हूं, तो सर ने बहुत सारी बातें क्लियर करके रखी थी कि इस पूरे कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो बच्चों को कोई भी चीज ऐसी सिखाए जो ब्लफ है। इट्स ऑल रियल, ऑल मार्केट ओरिएंटेड। और ये कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इज देयर एनी क्वेश्चन अराउंड कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है या टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है या हम कोर्स में और क्या क्या सीखेंगे? सो आई एम ओपन टू यू पोस्ट दिस और एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो। कोई क्वेश्चन आंसर्स? थक गए? हाँ, यस मैम। दो चीजें हैं। एक होता है अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए में इंटरमीडिएट लेवल होता है, सीए फाइनल। Can I repeat my question, please? वंस यू कंप्लीट दिस कोर्स, सो आप किस लेवल पे पहुंचेंगे? दिस वाज द क्वेश्चन, इजंट इट? Yes. टू बी वेरी फ्रैंक, दो प्रकार की चीजें थी इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन ऐड ऑन करके रखा है, गेटिंग इट? रिसर्च एनालिस्ट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनआईएसएम से सर्टिफाइड हो जाएंगे इस चीज में अगर आप सिस्टमेटिक उसकी एग्जाम देते हो। इसकी एग्जाम मैं और सर सर्टिफाई नहीं कर रहे, ये आपको एनआईएसएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट, वो आपको सर्टिफाई करेगा फर्स्ट लेवल। इसमें लेवल की बात नहीं होती, इसमें आप कितना ज्यादा सीख पाते हो, कितना अच्छा वैल्यूएशन दे पाते हो, कितना अच्छे से टाइम दे पाते हो। और सेकंड बात है, बहुत सारा पार्ट मुझ पे भी होता है कि मैं कितना इंडिविजुअली पर्सनली आके आपको हेल्प कर पाता हूं। अगर वो मैं कर पाऊंगा तो ही हम कुछ क्रिएट कर पाएंगे। मार्केट तो पूरा रिस्क से भरा हुआ है, तो रिस्क के साथ सेल थ्रू करना है। और मैंने इसलिए बताया कि मैं सर से पूछना नहीं चाह रहा था, बट इतने बड़े फंड्स हैं, इनको जो मैनेज कर रहे हैं, यू विल सरप्राइज इनकी सैलरी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग पैकेज बताया, और अगर ये स्टार्टिंग पैकेज मतलब 21-22 साल के लिए, जो परिधि का फोटो दिखाया था, अब वो 1 CR कमा रही इसी के थ्रू विद इन 3 इयर्स। क्योंकि एक बार आपको ये समझ में आ गया, वो एक कुछ वीडियो के मीम्स होता है, ये अंदर के लोग कहां से करते हैं, स्कीम बता दे, गेटिंग इट? तो ये स्कीम बताने वाला गेम नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है, जब सीखते हो तो कुछ समझ में आता है यार अपन कितना सुपरफिशियली मार्केट को देख रहे थे, उसके अंदर डेप्थ में कितनी चीज समझने को है। चाहे कंपनी का पी रेशियो हो गया, कंपनी का पीवी रेशियो हो गया, कंपनी के सपोर्ट्स हो गए। अच्छा, एक और बात है, अगर मैं इस कोर्स के फर्स्ट सेकंड है, अच्छा अभी चाहूं तो अभी मार्केट खोल लूं, आपको बता दूं कैसे। अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि भाई दम्मानी जी ने, अडानी जी ने, राकेश झुनझुनवाला ने किस किस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है और कब कब इन्वेस्ट करके रखा है और कितने हजार करोड़ इन्वेस्ट करके रखे, इन्वेस्टमेंट टफ होगी, इजी हो जाएगी। क्यों Strategy. सर? क्या मालूम पड़ जाता है? क्या मालूम पड़ता है कि नहीं? अरे यस और नो? कैसे मालूम पड़ता है? क्या क्या नाम पता भेजेंगे, बता के भेजेंगे कि मैंने इस कंपनी में इतना करके रखा है? यस और नो? एक्चुअली अवेलेबल है, एक्चुअली अवेलेबल है। ये जो बिग शार्क पोर्टफोलियोज हैं, ये कौन सी बल्क डील कर रहे हैं, कौन सी ब्लॉक डील कर रहे हैं, इन्होंने किस कंपनी के शेयर्स में, किस सेक्टर में कितना रुपया इन्वेस्ट करके रखा है, ओपन टू मार्केट है। लेकिन हो सकता है यहां पे मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है एग्जैक्टली किस किस कंपनी में इन्वेस्ट करके, ऐसी कोई सर्च करी किसी ने? एनीवन? अगर मैं बोलूं 2 मिनट में गूगल पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, हर पोर्टफोलियो मिल जाएगा। तो सर फिर ऐसा तो कुछ नहीं है जो आप वो सिखा रहे हो जो गूगल पे नहीं है। मैं एक प्रोसेस में ला रहा हूं आपको जो अभी तक आपने नहीं सोचा। तो ये जो कोर्स है वो सोर्स को इंटेलेक्चुअली आगे बढ़ाने के लिए हम क्या बातें डिस्कस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इस बैच के पहले और इस बैच के बाद आप क्या डिस्कस करते हैं, लेकिन जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोग कंपनी डिस्कस करते हैं, हम लोग मार्केट डिस्कस करते हैं। यूएस मार्केट हमसे पहले रात को चालू होता है, क्या वहां से सुबह तक गिफ्ट निफ्टी एक कंसेप्ट होता है कि इंडियन मार्केट पूरा प्रोटोटाइप करता है गिफ्ट निफ्टी को। तो अगर आपको ये 99% एक्यूरेसी होती है, 95% तक की, कि अगर गिफ्ट निफ्टी सुबह 8 बजे बता दे कि आप है, तो आपका मार्केट भी 90% अप जाएगा। नॉट नेसेसरी, मैं अगेन इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए, इसके बारे में किसको पता था? एनीवन पता था? 1 या 2 आउट ऑफ शायद 100 की पॉपुलेशन, सर 100 है, 2%। अब अगर इसको सीखा जाए, समझा जाए, तो तुमको लगता है कि ये सब चीजें तुमको पता चल जाएगी, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में पैसा गवाओगे। रिस्क है, मैं नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन उसके तो पीछे की साइकोलॉजी है, पीछे से एक सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, पीछे से एक हाथ पकड़ने वाला होना चाहिए कि इसको कहां से लेके निकले। ये कोर्स उसके बारे में है, और इसी कोर्स को सर के सानिध्य में हम मंडे से शुरू कर रहे हैं। इज देयर एनी अदर क्वेश्चंस? तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।